जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पर। आज एक ऐसे नायक के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी आज जयंती है। उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अपने देश की सबसे दो बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों भी लोकमान्य तिलक को अपनी प्रेरणा मानते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना आज के दिन में, उनके जयंती के अवसर पर ज़रूरी होता है। और उनके बारे में अगर जानना है तो उनके जो दो पत्रिकाएं थी, एक केसरी और दूसरा द मराठा, ये दोनों में 1881 से लेके 1897 तक उसके मालिक और संपादक खुद लोकमान्य तिलक थे। और इसमें उन्होंने अपनी लेख उसमें लिखे हुए हैं। उस आधार पर थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग साथ में करेंगे। तो उन्होंने एक लेख लिखा था कि सरकार का दिमाग ठिकाने पे है क्या, और ये सवाल पूछा था सरकार को, और उसके पीछे का कारण आज हम जान के लेंगे। तो उसमें उस वक्त पुणे में एक महामारी फैली थी, प्लेग जैसी, और सुबह अगर किसी को उसकी लागत होती थी तो वो शाम तक जो है वो उसकी मौत हो जाती थी। तो ऐसी भयानक जो भयंकर ऐसी ये महामारी चल रही थी पुणे में। और इससे बचने के लिए फिर जो सरकारी जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसका नाम था रैंड, और उस रैंड ने ऐसा निर्णय ले लिया था कि ये जो महामारी है वो चूहों की वजह से फैल रही थी। आप सभी जानते हैं कोरोना में क्या हाल था, हम लोगों को किस तरह से क्वारंटाइन होना पड़ा था, और ये छूने से बढ़ रहा था। इसलिए वो प्लेग भी वैसे ही था। तो जो संपर्क में आते थे उनको वो प्लेग हो जाता था और वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता था। सुबह का आदमी शाम तक ख़त्म हो जाता था। तो ये हालात था। इसलिए रैंड ने जो है चूहे की वजह से ये बढ़ता था, ये इसका फैलाव हो जाता था इनके बैक्टीरिया का, इसलिए चूहों को पकड़ने के लिए उन्होंने आदेश दिए। और चूहे जो है जहाँ खाना होता है, जो अंधेरा होता है या तेल होता है, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे दिखते हैं। तो घर घर में वो चूहों को पकड़ने का आदेश रैंड ने दिया। तो वो काम जो है पुणे की पुलिस का था। तो पुलिस जो है अपने पूरे यूनिफॉर्म में चूहों को पकड़ने के लिए घर घर में घुसती थी, और वहाँ पे ज़्यादा करके जहाँ पे खाना होता है, यानी जो अपना जो किचन होता है, और जहाँ पे मंदिर होता है, मंदिरों में हम लोग प्रसाद वगैरह रखते हैं और दिया जलाया रहता है, तेल होता है, तो वहाँ पे चूहे पकड़े जा सकते, वहाँ पे मिलते थे। इसलिए वहाँ तक पुलिस को जाना पड़ता था। और पुलिस फिर वो लोगों को बचाने के लिए सब काम कर रही थी कि इस महामारी को रोका जा सके। और लेकिन ये सब पुलिस जो है वो अछूत समाज से आने वाले लोग उस पुलिस में थे, जो जिनको ओबीसी कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, उस समाज से आने वाले लोग थे। और वो सीधा सीधा जो है वो घर में घुस रहे और मतलब किचन में जा रहे हैं जहाँ खाना बनाया जा रहा है, या मंदिरों में घुस रहा है, जिनको तो छूने का मतलब छुआ नहीं जा सकता, अछूत जो थे वो भी घर में घुस रहे थे। इसके कारण फिर लोकमान्य तिलक ने ये लेख लिखा था कि भाई सरकार का दिमाग ठिकाने क्या है क्या, कि ऐसे लोग हमारे घर में घुस रहे हैं। लेकिन उसे पीछे का जो बात थी कि भाई उन लोगों के हितों के लिए था, लेकिन उन्होंने उस तरह से वो लेख लिखा। दूसरा जो बात है कि 1 मई को 1881 में उन्होंने कार्ल मार्क्स के कुछ लेख जो है अपने द मराठा इस पत्रिका में छपाए, फिर से छपाए थे। और वो जो साम्यवाद की बात जो कार्ल मार्क्स कर रहे थे उसके बारे में वो लेख थे। उसी टाइम पे, उसी वक्त में जो है दक्कन में जो किसान थे वो परेशान थे सूदखोरों से, साहूकारों से। उन्होंने वहाँ से उनसे कर्जा लिया था किसानी करने के लिए,
खेत चलाने के लिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं दे पा रहे थे और कर्जे में डूब गए थे। और ऐसे कर्जे में डूबे हुए किसानों को लूटा जा रहा था, उनकी बची कुची संपत्ति छीनी जा रही थी। और इसके खिलाफ में महात्मा ज्योतिराव फुले, न्यायमूर्ति रानडे जैसे लोग वहाँ पे पहुँचे, अंग्रेज़ों के सामने ये बात रखी कि ये अकाल एक तो चल रहा है, उसी में ये सूदखोर जो है साहूकार उनको किसानों को लूट रहे। तो इसके लिए एक बिल जो है डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ बिल जो है अंग्रेज़ों ने लाया, विलियम वेदरबर्ड ने लाया था। तो वो जो है उस बिल के माध्यम से किसानों को सहूलत देने की, उनको थोड़ी सी मोहलत देने की और उनके हित के लिए वो बिल लाया था। लेकिन उस बिल का जो विरोध है वो लोकमान्य तिलक ने अपने मराठा इस जो पत्रिका है उसमें किया कि, और उसमें उन्होंने लिखा कि किसानों को जो है जो कर्जा उन्होंने सूदखोरों से लिया है, साहूकारों से लिया है, वो उनको सूद समेत वापस करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो उनको जेल करनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो लोकमान्य तिलक ने रखी। तो ये हालात थे उस वक्त में। उसी वक्त में जो वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, उनका आद्य क्रांतिकारक भी कहा जाता है। ये अकाल जो 1875-76 से 89 तक चला, उसमें उन्होंने किसानों के हक में आंदोलन किया। और इस आंदोलन में उनके साथ में जो है रामोशी थे, सखाराम जो महार है, उनका नाम था बाबाजी चांभार है, और कोंडू मांग है। ऐसे लोग उनके साथ में थे, इनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो उसके खिलाफ भी लोकमान्य तिलक ने जो है अपना एक लेख लिखा। उसमें वो कहते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के जो है उनको गुमराह किया जा रहा है, इस तरह से बात उन्होंने की। वैसे ही फिर मराठा में 1890 में एक उड़ीसा में एक घटना घटी थी। फूलमणि नाम की एक लड़की थी 10 साल की, उसकी शादी जो है वो हरिमोहन मैती नाम के एक आदमी से जो 30 साल की उम्र का था, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। और उसकी शादी से उसके सुहाग रात के दिन ही उस लड़की की शारीरिक संबंध बनाते समय उसकी मौत हो जाती है। और ये बात पूरे देश भर में फैल जाती है। और ये बाल विवाह था, तो बाल विवाह के विरोध में बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में छिड़ा। और वो उसमें फिर जो फूलमणि के जो पति है हरिमोहन के उसके समर्थन में लोकमान्य तिलक जो है वो बाल विवाह के समर्थन में लेख मराठा में लिखते हैं। और ये जो इसी की वजह से फिर एज कंसेंट एक्ट जो है इंडिया में आया कि शादी के लिए क्या एज होना चाहिए करके, उसके खिलाफ भी जो है लोकमान्य तिलक ने अपना बात रखी कि ये जो कुछ है वो गलत है, बाल विवाह सही है, और जो हरिमोहन मैती है वो गलत नहीं है। इस तरह की बातें जो है ये लोकमान्य तिलक ने उसमें रखी। उसी वक्त में एक ऐसी घटना घटी, एक महिला थी रखमाबाई करके, और वो पढ़ी लिखी स्त्री थी, और उसकी शादी जो है वो दादाजी भिकाजी नाम के एक व्यक्ति से होती है, और वो व्यक्ति उसको मारते रहता है। तो ये रखमाबाई उससे तलाक चाहती है, और कानूनन तलाक पाने के लिए वो कोर्ट में जाती है, और वो कानूनन तलाक उसको मिलता है। तो उससे उनका तलाक, ये पहला तलाक है आधुनिक भारत का। तो उसके खिलाफ यानी रखमाबाई के खिलाफ 6 पन्नों का लेख लोकमान्य तिलक लिखते हैं, 6 पन्नों का लेख। और उसमें कहते हैं कि रखमाबाई ने जो किया वो गलत किया है, उसको अपने पति के साथ रहना चाहिए, और अगर वो पति के साथ नहीं रहती है तो उसको जेल जाना चाहिए। और जेल क्यों जाना चाहिए, उसका गुनाह क्या है? तो वो कहते हैं कि जैसे चोरों लुटेरों को और हत्यारों को जो सज़ा मिलती है वही सज़ा रखमाबाई को मिलनी चाहिए। इस तरह से मतलब वो बात वो उन लेखों में उन्होंने लिखा हुआ है। तो तब जो काम चल रहा था, महात्मा फुले काम कर रहे थे स्त्रियों के लिए, शिक्षा के लिए, न्यायमूर्ति रानडे थे विधवा विवाहों के लिए काम कर रहे थे, और जो रूढ़िवादी परंपरा जो है उनको तोड़ने के लिए, ये गलत चीज़ों को रोकने के लिए काम कर रहे थे। मुंडन की प्रथा थी उसको रोकना था। तो ये सबके जो काम चल रहा था
ये इस काम के विरोध में जो महात्मा फुले कर रहे थे, न्यायमूर्ति रानडे कर रहे थे, आगरकर कर रहे थे, लोक हितवादी कर रहे थे, इनके विरोध में लेख जो है वो मराठा में छपकर आ रहे थे। और 18 जुलाई 1885 में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था द पर्सपेक्ट ऑफ हिंदू कास्ट। तो उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा जो है जातिवाद का समर्थन किया है, और वो कहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र पर अगर जाति का प्रभाव नहीं होता है तो यह कब का मिट चुका होता है। यानी भारत के बारे में कह रहे, क्या कह रहे कि इस राष्ट्र पर अगर जाति का प्रभाव नहीं होता तो ये राष्ट्र खत्म हो जाता, ये मिट चुका होता। रानडे और फुले जैसे सुधारवादी लोग जातिवाद को खत्म करके जाति की हत्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि फुले और रानडे जो है वो जाति की हत्या कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, और ऐसा करके इस राष्ट्र की प्राण शक्ति को भी खत्म कर रहे हैं। तो इस लेख में लोकमान्य तिलक कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इस देश की प्राण है, इस देश का प्राण है, और ये वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके, जाति व्यवस्था को ख़त्म करके इस देश की जो प्राणी व्यवस्था है उसको मिटा रहे, इसको ख़त्म करने का काम ये कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने इस मराठा में जो है वो लिखने का काम किया है। और 1915 में उनके उस वक्त में धुंडो केशव कर्वे करके एक सुधारक थे, उन्होंने महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। तो महिलाओं की इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है कहा उनसे, धुंडो केशव कर्वे से, कि महिलाओं को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, और जो पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, तो उनको खाना कैसे बनाना है ये उनका सिलेबस में होना चाहिए, और बच्चों को कैसे पालना है, बड़ा करना है, ये उनके सिलेबस में होना चाहिए, और घर का जो खर्चा कैसा है, व्यवहार है, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। बाकी सभी विषयों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बातें उन्हें धुंडो केशव कर्वे जी जो थे उनको उन्होंने कहा। तो ये उनकी सोच उस तरह से थी। और जब किसानों के मामले में हमने देखा कि किसान दब रहे थे कर्जों में, तो वो तो साहूकारों के साथ में चले गए। इतना ही नहीं, अपने लेखों में वो कहते हैं कि किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। वो क्या कहते हैं कि किसानों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है, इनके बच्चों को शिक्षा देना मतलब कुछ और नहीं बल्कि पैसों की बर्बादी है। जो बजट बन रहा था शिक्षा के लिए, अंग्रेज बना रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए जो बजट है उसके पीछे पैसा नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे लोकमान्य तिलक की बात थी। जो पूना का सार्वजनिक सभा थी, उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया था कि 200 घर एक गांव में अगर है, 200 से ज़्यादा अगर घर उस गांव में है, तो उस गांव में एक प्राथमिक शिक्षा की जो है स्कूल जो है पाठशाला होनी ज़रूरी है, और वैसा बनाएंगे। तो इसके खिलाफ भी ये विरोध में गए और वो कानून आने नहीं दिया गया पूना में। दूसरी बात ऐसी थी कि जो बैंक बना रहे थे, जो अंग्रेज़ थे, किसानों के हित में एक लोन उनको मिले, कम कर्ज में सब्सिडी मिले, बहुत सारी चीज़ों सहूलत हो किसानों को, इसलिए एक बैंक बना रही थी। तो इस बैंक के विरोध में भी आंदोलन जो है इन लोकमान्य तिलक ने चालू किया अपने मराठा के माध्यम से, और वो बैंक भी नहीं होने दी, जिसकी वजह से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। और आगे जाके जैसे शिक्षा के मामले में वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है, यानी जो गैर ब्राह्मण है, उनको जो है बढ़ईगिरी, लुहार या जो दर्जीगिरी है, मिस्त्रीगिरी है, ये सब काम उनको सिखाना चाहिए। उनके लिए गणित, भूगोल, इतिहास ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब उनके व्यवहार में आने वाला नहीं है। ये इनकी सोच थी लोकमान्य तिलक की, और उसी तरह से उन्होंने अपनी बातें जो है मराठा में दी। यानी वो किसान के हित में उनके सोच उन्होंने कभी मराठा में नहीं लिखे। महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या थी, जो रखमाबाई जो विधवा थी, जिसने तलाक लिया, उसके खिलाफ उन्होंने 6 पन्नों का लेख लिखा।
हाँ, उनको पढ़ने नहीं, महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। और अछूत और जो शूद्र है उनको तो पढ़ने को देना ही नहीं चाहिए, वो फिजूल खर्ची है। इस तरह की बात जो है ये मराठा में उन्होंने लोकमान्य तिलक ने रखी हुई है। तो आप लोगों को इस बात को समझना है, यही लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसके आगे जाके यही केसरी और मराठा में वो बोलते कि मेरे स्वराज्य का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले जाए, बल्कि वो यहीं पे राज्य करे, चलेगा, लेकिन वो बुद्धिमान लोगों को साथ में लेकर राज करे। अब बुद्धिमान कौन होना चाहिए, कौन है, इसका कोई पैमाना नहीं उन्होंने बताया, लेकिन समझदार लोगों को पता है कि वो किन के बारे में कह रहे हैं। तो ऐसे लोकमान्य तिलक को जो है अपना प्रेरणा मानने वाली कांग्रेस है, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज जो है भाजपा भी जो है लोकमान्य तिलक का नाम लेती है वल्लभ भाई पटेल के साथ में, और भी बाकी पार्टियां हैं उसे प्रेरणा लेती है। लेकिन लोकमान्य तिलक की जब मराठा के बारे में लिखे हुए जो लेख हैं उनके बारे में हम जानते हैं तो हमको पता चलता है कि वो किसान के हित के विरोधी थे, वो शिक्षा के समर्थन में नहीं थे, महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में नहीं थे, और किसानों की शिक्षा के समर्थन में नहीं थे, ना ही वो अछूतों और आदिवासियों के समर्थन में थे, उनको उनके हितों के समर्थन में नहीं थे। और ऐसे महानायक की आज, इस नायक की आज जयंती है। और इस लोकमान्य तिलक की जो विचारधारा को मानते हैं, ऐसी जातिवादी वर्ण व्यवस्था के समर्थक की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो आज भी भारत में, तो उनको जो है मैं इस लोकमान्य तिलक की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो इस विचारधारा के विरोधी है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते, कोई भेदभाव नहीं करना चाहते स्त्री पुरुष के या जातिवाद वर्ण व्यवस्था के विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है इस बात पर आज के दिन में चिंता करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए और अपना निर्णय आप खुद लीजिए। जय भीम, जय भारत।